यह वह क्षण था जब अमेरिकी बल हेलीकॉप्टरों से उतरे और इस वेनेजुएलाई टैंकर को जब्त कर लिया। इस समय अमेरिका वेनेजुएला संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन मादुरो के पास इसका जवाब था। उसके पास एक उम्मीद थी, न कि इसलिए कि उसकी सेना अमेरिका का सामना कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि उसे विश्वास था कि परछाइयों में छिपी गुप्त ताकतें उसे गिरने नहीं देंगी। 26 अक्टूबर 2025 को एक रहस्यमय इल्यूशन 76 परिवहन विमान काराकास पहुंचा। 2 दिन बाद विमान क्यूबा और निकारागुआ के लिए उड़ा। फिर वह वेनेजुएला वापस लौट आया और 30 अक्टूबर को वह अपने मूल देश की ओर वापसी यात्रा पर रवाना हो गया। यह रहस्य था क्योंकि मिशन का उद्देश्य अज्ञात था, लेकिन विशेषज्ञों ने इतिहास में समान पैटर्न देखा। विमानों के बेड़े ने पहले अफ्रीका में सैन्य अभियानों की आपूर्ति की थी, लेकिन इस बार उसका गंतव्य लैटिन अमेरिका था और समय उपयुक्त था। लगभग उसी समय मादुरो ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में दावा किया कि वेनेजुएला के पास 5000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं जो उसी देश से आई हैं। यह सिर्फ बयान नहीं, अमेरिका के लिए चेतावनी थी। बावजूद इसके अमेरिका ने वेनेजुएला को सबक सिखाने का फैसला किया। क्या यह एक गलत आकलन था या बिल्कुल सही समय पर चला गया मास्टर स्ट्रोक? जल्द ही दोनों पक्षों को समझ आ गया कि असल में यह क्या था। दुनिया के सभी देशों में वेनेजुएला 2 मुख्य वजहों से अलग है। पहली वजह साफ है, वह संसाधन जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इसके पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं, जो 2023 तक लगभग 303 अरब बैरल आंके गए हैं। तो यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में होना चाहिए था, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। देश गहरी गरीबी में डूब चुका है और इसकी 51% से अधिक आबादी बेहद कठिन हालात में जी रही है। वजह असल में वर्षों की प्रणालीगत भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और संस्थागत पतन। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, उसके पास तो अब भी तेल था। दुनिया वेनेजुएला को अपने साथ चाहती थी, इसलिए कई देश उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन कुछ देश ज्यादा अच्छे लग रहे थे। दुनिया ने इन देशों को क्रिंग गठबंधन कहा। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया क्रिंग। और इस गठबंधन ने निकोलस मादुरो को और भी कठोर और निर्दयी बना दिया। इसने न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि वेनेजुएला की जनता के व्यवस्थित दमन को भी सक्षम बनाया। लेकिन इन देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके दोनों मकसद पूरे हो रहे थे। एक तो तेल की आपूर्ति सुरक्षित करना और दूसरा अमेरिका को काबू में रखना। सुनने में अजीब लगे, पर यही सच था। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों से तेल की मांग बढ़ी और वेनेजुएला और अहम बन गया। तो तर्क के अनुसार वेनेजुएला का तेल निर्यात बढ़ना चाहिए था, लेकिन असलियत कुछ और है। 1998 में जब ह्यूगो चावेज सत्ता में नहीं आए थे, उस समय देश लगभग 34 लाख बैरल तेल प्रतिदिन पैदा करता था। चावेज की मृत्यु और 2013 में निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने तक उत्पादन घटकर लगभग 27 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। 2019 के बाद वेनेजुएला का तेल उत्पादन घटकर करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। अजीब था कि एक देश जिसे तेल बेचकर अमीर बनने का मौका मिला था, उसने वह खो दिया। लेकिन जमीनी हकीकत यही कहती है कि वेनेजुएला की किस्मत में यही लिखा था। आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार तो साफ वजह लगते हैं, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही थी। शुरुआत में कुप्रबंधन जैसे आंतरिक कारणों से गिरावट आई। इस गिरावट ने वेनेजुएला को ताकतवर आपराधिक नेटवर्क और ड्रग तस्करी संगठनों का अड्डा बना दिया, जैसे कि ट्रेंडे, अरागुआ, ट्रिंडेलानो और कार्टेल ऑफ द सन्स, जिससे आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और भी असुरक्षित हो गई। लेकिन फिर 2013 में निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति पद संभाला। क्या बदला? हाँ, बदलाव हुए, पर निकोलस मादुरो के बदलावों ने वेनेजुएला को नर्क बना दिया। रहन सहन की स्थिति काफी खराब हो गई और निकोलस मादुरो को आमतौर पर एक तानाशाही नेता के रूप में वर्णित किया जाता है। निकोलस मादुरो पर भ्रष्टाचार, खराब शासन और ड्रग कार्टेल्स से संबंध के आरोप लगे हैं। 2014 से अब तक करीब 80 लाख वेनेजुएला वासी देश छोड़ चुके हैं, जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। करीब 85% लोग दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में बस गए हैं, जिनमें से सिर्फ कोलंबिया में ही कम से कम 30 लाख लोग हैं। कोलंबिया वेनेजुएला की गरीब सीमा पर सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से प्रवासी ज्यादा खतरे में हैं, जिससे असुरक्षा और क्षेत्रीय मानवीय संकट बढ़ा है और पड़ोसी देशों की सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। वेनेजुएला संकट के चलते ड्रग तस्करी और अपराध नेटवर्क लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और उत्तरी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के ड्रग तस्करी नेटवर्क
और प्रणालीगत भ्रष्टाचार को प्रतिबंधों के जरिए रोकने की कोशिश की है, खासकर 2018 के बाद। प्रतिबंध, इस शब्द को अभी याद रखें, क्योंकि यही वह चीज है जिसने वेनेजुएला को महाशक्तियों का युद्ध क्षेत्र बना दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र के साथ साथ उन विदेशी कंपनियों पर भी कार्रवाई की जो काराकास से व्यापार कर रही हैं। इससे साफ है कि वॉशिंगटन मादुरो शासन को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना चाहता है। 1 दशक से ज्यादा बीत चुका है, फिर भी मादुरो की सुप्रीमेसी कायम है, क्योंकि उसके गॉडफादर क्रिंक गठबंधन नहीं चाहते थे कि वह असफल हो। तेल को साफ वजह माना गया, जब तक कि बड़े कदमों ने इसे गलत नहीं साबित कर दिया। मादुरो के सहयोगियों ने सिर्फ कूटनीतिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि जब प्रतिबंधों ने वेनेजुएला को वैश्विक बाजारों से काट दिया तब भी देश को चलाए रखा। तो रूस ने वेनेजुएला के तेल उत्पादन के पतन की भरपाई करने और उसका कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए बिचौलिए के रूप में काम किया। 2001 से दोनों देशों ने ऊर्जा साझेदारी को संस्थागत किया, खासकर ओरिनोको बेल्ट की भारी कच्चे तेल परियोजनाओं पर ध्यान दिया। रूसी सरकारी कंपनियों ने वेनेजुएला की 3 संयुक्त उपक्रमों में निवेश किया है, जो रोजाना लगभग 1,07,000 बैरल कच्चा तेल बनाती हैं। यह वेनेजुएला के वर्तमान उत्पादन का 11% है और इससे हर माह लगभग 6.7 करोड़ डॉलर मिलते हैं, ऐसा राइस यूनिवर्सिटी के लैटिन अमेरिकी ऊर्जा कार्यक्रम के निदेशक फ्रांसिस्को मानाल्दी ने कहा। रूस के पास वेनेजुएला के पाताओ और मैगेलोनेस अपतटीय गैस क्षेत्रों में कीमती अन्वेषण और निर्यात अधिकार भी हैं, और इसके साथ ही प्रूव्ड में भी उसके अधिकार हैं। वेनेजुएला के अप्रयुक्त कच्चे तेल भंडार की कीमत 5 अरब डॉलर तक हो सकती है। फिर मादुरो को समर्थन के लिए दूसरा बड़ा स्तंभ आया। बीजिंग वेनेजुएला का मुख्य ऋणदाता और सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को शिपमेंट तीसरे पक्ष से भेजता है। चीन के साथ इसका वित्त पोषण समझौता 2 प्रमुख तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है। पहला 20 अरब का दीर्घकालिक फंड है, दूसरा तथाकथित चीनी फंड है, जो 4 अरब से शुरू हुआ था, अब 5 अरब तक बढ़ गया है। अब उन्हें इसका पछतावा हो रहा है। हाल ही में रिकार्डो हॉसमैन के नेतृत्व में वेनेजुएला के अर्थशास्त्रियों की टीम ने वित्तीय संकट के पैमाने को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला का कुल बाहरी कर्ज लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर है। उसमें से कम 255 अरब सीधे तौर पर चीन के प्रति बकाया है। यह कर्ज बांदेस की बैलेंस शीट पर दिखता है, जो वेनेजुएला का विकास बैंक है, जिसे ह्यूगो चावेज ने बनाया था। चीनी कर्ज की सेवा वेनेजुएला को हर साल 5.5 से 6 अरब पड़ती है, जो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। ध्यान दें, यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी समझौतों को दर्शाता है। यह उन निजी कर्जों को शामिल नहीं करता जो चीनी या संयुक्त चीनी वेनेजुएला कंपनियों ने दिए हैं। सब ठीक था, पर 2018 में अचानक घटना हुई। दिसंबर 2018 में रूस ने इस प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर दिया, जब उसने वेनेजुएला में लंबी दूरी के रणनीतिक बम वर्षक भेजे, जो समर्थन का एक हाई प्रोफाइल प्रदर्शन था। इसके बाद मॉस्को और काराकास ने सैन्य तकनीकी सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए और वेनेजुएला ने रूस को ला ओचीला द्वीप के सैन्य अड्डे तक पहुंच देने का प्रस्ताव दिया, जो अमेरिकी तटों के करीब है। 2019 में रूसी परिवहन विमान काराकास पहुंचे, जो 35 टन सैन्य व तकनीकी सामान लाए थे। 2005-2013 में वेनेजुएला को रूसी हथियारों का निर्यात करीब 11 अरब पहुंचा। इसमें सू-30 MK फाइटर जेट माई-35 और माई-17 हेलीकॉप्टर टैंक, स्वचालित तोपखाना और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां जैसे S-300 VM शामिल हैं। यह सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन नहीं, बल्कि पूरी सैन्य साझेदारी थी। रूस अपने मित्र की पूरी मदद कर रहा था। अरे चलिए हकीकत की बात करते हैं, क्योंकि भू राजनीति में न तो स्थायी दोस्त होते हैं और न ही स्थायी दुश्मन, केवल स्थायी हित होते हैं। रूस की नजर दूसरी महाशक्ति वेनेजुएला पर थी और मॉस्को के अनुसार यह संबंध दोहरी रणनीति पर आधारित था। वेनेजुएला ने रूस को पश्चिमी गोलार्ध में एक दुर्लभ अग्रिम स्थिति प्रदान की, जो 2025 में अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व के मुकाबले के रूप में थी। एक पत्र ने यह साबित किया। वॉशिंगटन पोस्ट की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज दिखाते हैं कि निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर वेनेजुएला की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए सहायता मांगी थी। उस पत्र में सुखोई सू-30M के 2 विमानों की मरम्मत, 8 इंजनों व 5 रडार सिस्टम की ओवरहॉलिंग मांगी गई थी। रूस में 14 रूसी निर्मित मिसाइलों की खरीद और अतिरिक्त लॉजिस्टिक समर्थन मांगा गया। मादुरो ने कहा कि सुखोई लड़ाकू विमान वेनेजुएला के लिए संभावित युद्ध खतरे में सबसे अहम प्रतिरोधक शक्ति हैं।
उन्होंने रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के माध्यम से 3 साल की मध्यम अवधि की वित्त पोषण योजना का भी अनुरोध किया। हालांकि कोई राशि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। बताया गया कि यह पत्र वेनेजुएला के परिवहन मंत्री ने मॉस्को ले जाया और दूसरा पत्र रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मेंतुरोव को दिया जाना था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्रेमलिन ने इन अनुरोधों को प्राप्त किया या उनका जवाब दिया, क्योंकि दोनों में से किसी भी पक्ष ने किसी भी ठोस नई सहायता की पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक रूप से नहीं, पर अनौपचारिक रूप से वीडियो में दिखा रहस्यमय विमान कुछ और दर्शाता है। इसके तुरंत बाद मादुरो के पत्र की खबरें सामने आईं। सबसे बड़ा रूसी IL-76 परिवहन विमान अक्टूबर के अंत में कराकास पहुंचा। उसने कई जगह रुकते हुए घुमावदार रास्ता तय किया। हालांकि उसने क्या लाया था यह कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया। लगभग उसी समय मादुरो ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में दावा किया कि वेनेजुएला के पास 5000 रूसी निर्मित एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। ये ILGAS मिसाइलें हैं जो कम दूरी और ऊंचाई वाले सिस्टम हैं। ये अमेरिकी स्टिंगर्स जैसी हैं। ये ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई वाले विमानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि इनकी गुणवत्ता, रखरखाव और वास्तविक प्रदर्शन को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। रूसी सूत्रों ने कहा कि विमान ने संभवतः पेंटसिर S-1 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां पहुंचाई होंगी। यह कदम मॉस्को द्वारा वेनेजुएला के साथ नई रणनीतिक साझेदारी की जल्दबाजी में पुष्टि के साथ मेल खाता है, जिसमें सैन्य तकनीकी सहयोग का विस्तार भी शामिल है। रूस ने 2018 में परमाणु सक्षम बमवर्षक, 2024 में नौसैनिक जहाज और 2019 संकट में सीमित सैन्य उपस्थिति जैसी प्रतीकात्मक समर्थन गतिविधियां वेनेजुएला में की हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया के अनुसार अब एक रूसी जनरल वेनेजुएला में 120 कर्मियों के साथ मिशन की निगरानी कर रहे हैं, जो वेनेजुएला सेना को पैदल सेना, ड्रोन, तोपखाना और खुफिया में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके बावजूद क्या अमेरिका वेनेजुएला को निशाना बनाएगा? सबका मानना था कि यह मूर्खता है, लेकिन अमेरिका की नजरें हमेशा लगी रहती हैं। वेनेजुएला, उसे बस यह सुनिश्चित करना था कि हमले के वक्त उसके सहयोगी हस्तक्षेप न करें। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका था बल प्रयोग, दूसरा सही समय का इंतजार। अमेरिका ने समझदारी वाला विकल्प चुना, यानी समय का। और आपको इसे साबित करने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों को देखने की जरूरत नहीं है, रूसी विशेषज्ञ ही काफी हैं। रूसी अधिकारियों और विश्लेषकों ने सीमाएं स्पष्ट की। एक विश्लेषक ने कहा, रूस वेनेजुएला के लिए युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि विश्लेषकों की व्यापक सहमति है कि रूस न तो बड़े पैमाने पर सैन्य समर्थन देने में सक्षम है और न ही उसमें वास्तव में रुचि रखता है। आज यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से मॉस्को के संसाधन 2019 से ज्यादा तनाव में हैं। दूरी ही सार्थक हस्तक्षेप को कठिन बनाती है, जैसा एक वरिष्ठ विश्लेषक ने मीडिया को बताया। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला में बलपूर्वक शासन परिवर्तन को लेकर गंभीर होता, तो रूस किसी भी वास्तविक प्रभावी तरीके से मदद करने की संभावना नहीं रखता। वेनेजुएला का दूसरा प्रमुख सहयोगी बीजिंग धीमी होती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है और वह किसी भी ऐसे कदम को लेकर सतर्क है जो द्वितीयक प्रतिबंधों को ट्रिगर कर सकता है या वॉशिंगटन के साथ संवेदनशील वार्ताओं को पटरी से उतार सकता है। कराकास के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले वित्तीय उपाय किसी भी बड़े पैमाने पर चीनी समर्थन को महंगा और जटिल बना देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन खुद टैरिफ तनाव को कम करना चाहता है। इसी वजह से दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अप्रैल 2026 में चीन आने का निमंत्रण दिया। चीन अब वेनेजुएला की खराब स्थिति का फायदा उठाकर उसके तेल पर ज्यादा छूट चाहता है। ये भरोसेमंद सहयोगी का व्यवहार नहीं है, कोई सटीक आंकड़े नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला सरकार ने 7 वर्षों से आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया। लेकिन ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि देश के निर्यात का 80% से ज्यादा हिस्सा तेल का है। कुछ अनुमान इसे 90% से भी ऊपर बताते हैं। उस तेल का बड़ा हिस्सा काले बाजार में जाता है, जिसमें ज्यादातर चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियों तक पहुंचता है। चीनी सरकारी कंपनियां खरीदारी से बचती हैं ताकि वे प्रतिबंधों से बच सकें। बीजिंग अक्सर गैर सरकारी संस्थाओं को जा रही खेपों की अनदेखी करता है, खासकर जब टैंकर पहचान छुपाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि तेल वेनेजुएला से आया है। लगभग 80% वेनेजुएला का तेल इन्हीं रास्तों से चीन पहुंचता है। करीब 17% तेल संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है, जिसे यूएस ट्रेजरी द्वारा शेवरॉन को दी गई लाइसेंस के तहत भेजा जाता है, जबकि लगभग 3% क्यूबा को भेजा जाता है, जो ज्यादातर सब्सिडी वाली शर्तों पर होता है। वेनेजुएला ने
पारंपरिक रूप से तेल की खेपों के लिए आंशिक अग्रिम भुगतान की भी मांग की है। अब बहुत कम लोग हैं जो जोखिम लेने को तैयार हैं। एक अकेला टैंकर जिसमें 2 मिलियन बैरल तेल है, भारी छूट के बावजूद करीब $100 मिलियन का होता है। इसलिए इतनी बड़ी रकम बहुत कम लोग जोखिम में डालेंगे अगर यूएस जब्त कर ले। अब खरीदार वेनेजुएला से ज्यादा जोखिम उठाने की उम्मीद करते हैं। मादुरो के लिए सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा हालात में वेनेजुएला का तेल बेचने का एकमात्र तरीका है कि और भी ज्यादा छूट दी जाए और एडवांस पेमेंट की शर्तें कम रखी जाएं। निर्यात की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है, जो महंगी और वापस लाना मुश्किल होती है। यह मादुरो की सीमित आमदनी को और कम कर देता है, जिस पर राज्य चलाने की निर्भरता है। बढ़ता निर्यात पीडीवीएसए की उस हताशा को दिखाता है जिसमें वह तेल आय गिरने से रोकने की कोशिश कर रही है। कम वैश्विक तेल कीमतों और अमेरिकी प्रतिबंधों से वेनेजुएला के भारी ग्रेड्स को खास नुकसान हुआ है। चीन, वेनेजुएला का सबसे बड़ा एशियाई खरीदार, पहले ही सस्ते रूसी और ईरानी तेल से भरा है, जिससे काराकास की शिपमेंट की सौदेबाजी कमजोर हो गई है। व्यापारियों के मुताबिक पीडीवीएसए को कीमतें घटानी पड़ी हैं और अब ब्रेंट के मुकाबले छूट 1 साल पहले से लगभग दोगुनी हो गई है। एक व्यापारी ने कहा कि पीडीवीएसए के पास सौदेबाजी की ताकत कम है क्योंकि शिपर्स वेनेजुएला के बंदरगाहों पर अमेरिकी सैन्य जहाजों की मौजूदगी के कारण ज्यादा मुआवजा मांगते हैं। व्लादिमीर रुबिंस्की ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि रूस मादुरो की अब और मदद नहीं करेगा। रॉयटर्स के अनुसार प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला की तेल आपूर्ति रूस की रोसनेफ्ट की स्विट्जरलैंड शाखा से भेजी गई। जहाज से जहाज स्थानांतरण वेनेजुएला के तेल की उत्पत्ति छुपाने के लिए हुआ ताकि वह चीन पहुंच सके। जुलाई से दिसंबर 2020 में रॉयटर्स के अनुसार 18 टैंकरों ने लगभग 19.7 करोड़ बैरल पुनः ब्रांडेड वेनेजुएला का कच्चा तेल चीन भेजा। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट इस प्रयास का केंद्र बन गई, जिसने पीडीवीएसए के साथ तेल और गैस क्षेत्रों में कई संयुक्त उपक्रम बनाए। रोसनेफ्ट ने ज्यादातर परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी 40% तक सीमित रखी। मॉस्को ने इस कदम को वेनेजुएला की तेल संप्रभुता के प्रति सम्मान और साझेदारी के रूप में पेश किया, न कि प्रभुत्व के रूप में। हालांकि हाल के हफ्तों में रूसी प्रभाव गहरा गया है। इसी दौरान चीनी खरीदारों ने वेनेजुएला के प्रमुख मारेइस क्रूड में बहुत कम रुचि दिखाई, भले ही ब्रेंट से $14 प्रति बैरल कम की छूट पर भी, जबकि 2026 की शुरुआत में डिलीवरी के लिए एक और कार्गो कथित तौर पर ब्रेंट से $15 कम में बेचा गया। पिछले साल के अंत में छूट $5-8 प्रति बैरल थी। वेनेजुएला की मदद करने के बजाय यह स्थिति मादुरो के दीर्घकालिक अस्तित्व के विकल्प बंद कर रही है। वेनेजुएला का कच्चा तेल, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, सीधे रूस के तेल उद्योग से प्रतिस्पर्धा करता है और उन्हीं खरीदारों, खासकर चीन को लक्षित करता है। यह वेनेजुएला के लिए बुरी खबर है। यह पैटर्न ईरान इजराइल के 12 दिनों के युद्ध में दिखा, जब मॉस्को बीजिंग ने केवल कूटनीतिक समर्थन दिया। अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरानी परमाणु ठिकानों पर वे निष्क्रिय रहे। सबसे अहम बात यह है कि चीन और रूस दोनों ट्रंप के साथ बड़े कूटनीतिक और व्यापारिक समझौतों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे उनके पास राजनीतिक पूंजी खर्च करने की बहुत कम वजह बचती है। वेनेजुएला, जो सहयोगियों द्वारा छोड़ा गया और अमेरिकी दबाव में था, ने अंततः उम्मीद की एक किरण देखी। शैडो फ्लीट जहाज झूठे झंडे व नामों से अपनी पहचान छुपाते हैं। अक्सर रिटायरमेंट के करीब टैंकरों को दोबारा रंगा और रजिस्टर कर फर्जी ट्रांसपोंडर लगाए जाते हैं, जिससे उनकी लोकेशन गलत दिखती है। ये जहाज वेनेजुएला से तेल लौटकर आगे बढ़ते हैं और कभी कभी समुद्र में ही दूसरे जहाजों को कार्गो ट्रांसफर करते हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय जोखिम होते हैं। तेल आमतौर पर मलेशिया में पहुंचता है, जहां इसे मलेशियाई पहचान के तहत फिर से ब्रांड किया जाता है। उसके बाद इसे चीन भेज दिया जाता है। यह छाया नेटवर्क वेनेजुएला की काली अर्थव्यवस्था और मादुरो के अस्तित्व के लिए केंद्रीय रहा है। हाल के महीनों में अमेरिकी बलों ने इस प्रणाली को सीधे बाधित करने के लिए कदम उठाए हैं। नवंबर 2025 में रूसी टैंकर सीहॉर्स, जो छाया बेड़े में था, वेनेजुएला जाते समय अमेरिकी युद्धपोत द्वारा रोके जाने पर लौट गया। ब्लूमबर्ग के 13 नवंबर 2025 के जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार टैंकर वेनेजुएला को ईंधन ले जा रहा था जब यूएसएस स्टॉकडेल ने उसे रोका। रूसी जहाज क्यूबा की ओर बढ़ा, जबकि अमेरिकी युद्धपोत वेनेजुएला की जलसीमा के पास से प्योर्तो रिको चला गया। तब से सीहॉर्स ने 2 बार वेनेजुएला के पास जाने की कोशिश की,
लेकिन दोनों बार लौटकर कैरिबियन सागर में ही रहा। इन नए अमेरिकी उपायों के बाद चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन PDVSA के प्रमुख खरीदारों में है। पहले की पाबंदियों के बाद अचानक वेनेजुएला के तेल लदान रद्द हुए। ट्रंप प्रशासन अब वेनेजुएला की कंपनियों के साथ साथ PDVSA से कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका में उनकी किसी भी संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी गई है। दिसंबर 2025 की उस कार्रवाई से पहले कैरेबियन में महीनों तक अमेरिकी सैन्य जमावड़ा था, जिसमें सैनिक हेलीकॉप्टरों से उतरकर टैंकर पर पहुंचे। वेनेजुएला सरकार ने तुरंत इसकी निंदा की और इसे खुलेआम डकैती व अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती बताया। लेकिन ट्रंप प्रशासन का मकसद सिर्फ जब्ती से आगे है। राइस यूनिवर्सिटी के ऊर्जा विशेषज्ञ फ्रांसिस्को जे मिनाल्दी के मुताबिक 20 साल पुराना सुपर टैंकर स्किपर करीब 20 लाख बैरल तेल ले जा सकता है और शायद रवाना होने वाला था। वॉशिंगटन के दावे के अनुसार क्यूबा के लिए नहीं बल्कि अंततः चीन के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जहाजें शायद ही कभी छोटी कैरेबियाई मार्गों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 2022 में अमेरिकी ट्रेजरी ने इस जहाज पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि यह प्रतिबंधित ईरानी तेल ले जा रहा था और रूसी तेल तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। वेनेजुएला के अधिकारियों ने इसे अभूतपूर्व जब्ती बताया क्योंकि यह पहली बार था जब वेनेजुएला से रवाना और वेनेजुएला के चालक दल वाले जहाज को पकड़ा गया, जबकि पहले केवल ईरानी टैंकरों को पकड़ा गया था। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वह सिर्फ माल ही नहीं बल्कि जहाज को भी जब्त करने का इरादा रखता है। मालिक कंपनी के लिए यह एक बड़ा वित्तीय नुकसान है। हालांकि तकनीकी रूप से फ्री ऑन बोर्ड अनुबंध के तहत नुकसान खरीदार पर आता है, लेकिन व्यापक प्रभाव स्पष्ट है। यह कदम अमेरिका के दबाव में बढ़ोतरी दिखाता है। रॉयटर्स के मुताबिक वेनेजुएला के पास 30 टैंकर हैं जो शैडो फ्लीट के हैं। रूस और ईरान भी प्रतिबंधित हैं। कैरेबियन में अगस्त 2025 में हलचल तब शुरू हुई जब व्हाइट हाउस ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार सूचना के इनाम को $50 मिलियन कर दोगुना किया गया। उन पर दुनिया के बड़े नार्को तस्करों में शामिल होने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो मादुरो के आलोचक हैं, ने वेनेजुएला के चुनाव के बाद जनवरी में यह कदम उठाया। मतदाता धांधली की व्यापक निंदा हुई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे अस्वीकार किया। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने कहा कि अमेरिका 25 मिलियन के इनाम को बढ़ा रहा है। आरोप लगाया कि मादुरो बड़े ड्रग तस्करी ऑपरेशनों में सीधे शामिल थे। इसी समय अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्र में वायु और नौसैनिक बलों की तैनाती की पुष्टि की, जिसमें एक परमाणु संचालित पनडुब्बी और निगरानी विमान शामिल हैं, जो दबाव में तेज वृद्धि का संकेत देता है। सैन्य जमावड़े के साथ साथ इसमें अब विमान वाहक पोत, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और उभयचर हमला जहाज भी शामिल हो गए हैं, जो हजारों सैनिकों को उतारने में सक्षम हैं। अमेरिकी बलों के अनुसार ध्यान सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि अवैध समुद्री मार्गों से ड्रग कार्टेल्स पर भी है। उपग्रह चित्रों और जहाज ट्रैकिंग डेटा से हाल में क्षेत्र में 9 अमेरिकी सैन्य जहाजों की मौजूदगी पाई गई है। USS जनरल R. फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जिसे 4 दिसंबर को USA वर्जिन आइलैंड्स के पास देखा गया। वेनेजुएला से लगभग 600 मील दूर, जबकि इससे पहले यह पोत प्यूर्टो रिको के दक्षिण में सिर्फ 125 मील की दूरी पर संचालित हो रहा था। नवंबर के मध्य में मीडिया ने 8 और अमेरिकी जहाज पहचाने, जिनमें MV ओशन ट्रेडर और USS एंटोनियो क्लास के उभयचर जहाज शामिल हैं। वेनेजुएला के सबसे पास एक टाइकोंडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर था, जो तट से 15 मील दूर देखा गया। उपग्रह चित्रों से पुष्टि होती है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां लगातार जारी रही हैं क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। यह तैनाती अमेरिकी हवाई हमलों के बाद हुई, जो कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में कथित ड्रग तस्करी नौकाओं पर हुए थे। ट्रंप प्रशासन ने इन्हें तस्करी नेटवर्क बाधित करने के लिए जरूरी बताया। सितंबर से अमेरिकी बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कम से कम 22 हमले किए। हालिया हमले में 4 मौतें हुईं। 4 दिसंबर 2025 को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अटकलें बढ़ गईं। मुख्य कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिक गंभीर और समन्वित कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिससे धीरे धीरे वेनेजुएला के रूस, चीन और ईरान के साथ संबंध कमजोर हो रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार वेनेजुएला अकेले अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता,
क्योंकि उसके पास समान सैन्य शक्ति या उन्नत तकनीक नहीं है। फुएर्सा आर्मादा नाcional बोलिवारियाना में करीब 1,23,000 सक्रिय कर्मी हैं, 63,000 सेना, 25,500 नौसेना, 11,500 वायुसेना, 23,000 नेशनल गार्ड और 8,000 रिजर्विस्ट। सरकार बोलिवेरियन मिलिशिया भी तैनात कर सकती है, जो ह्यूगो चावेज के समय बनी नागरिक रिजर्व फोर्स है। वेनेजुएला के ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस, ईरान या चीन से आते हैं। यह उस समय की बात है जब वे सभी वेनेजुएला का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं समय बदल गया है। उस समय जब वेनेजुएला के सबसे बड़े सहयोगी मादुरो का सार्थक समर्थन करने के लिए बहुत कम कर रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध कड़े कर दबाव बढ़ाया। वॉशिंगटन ने प्रभावी रूप से वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की दिशा में कदम उठाया जब अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरलाइनों को सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने और सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के कारण संभावित खतरनाक परिस्थितियों की चेतावनी दी। इस परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिकी यात्रा का बड़ा हिस्सा संभालने वाली 6 प्रमुख एयरलाइनों ने वेनेजुएला के लिए उड़ानें निलंबित कर दी। कराकास ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, एयरलाइन के संचालन अधिकार रद्द किए और उन पर अमेरिका समर्थित राज्य प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया। हवाई यातायात सीमित होने और वेनेजुएला से जुड़ी जहाजों और नावों पर अमेरिका के बार बार हमलों के साथ वेनेजुएला और अधिक अलगाव में चला गया, जिससे समुद्री और हवाई अभियानों को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नियंत्रित करना आसान हो गया। इस अलगाव ने वेनेजुएला की आखिरी उम्मीद को भी बड़ा झटका दिया। रूसी पर्यटन। अमेरिकी सैन्य जमावड़े से वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने पर रूसी पर्यटकों को वेनेजुएला के कैरिबियन रिसोर्ट से क्यूबा भेजा गया। कुछ पर्यटकों को, जो पहले से ही वेनेजुएला में थे, बताया गया कि उनकी छुट्टियों के अंत में उन्हें विशेष उड़ानों से निकाला जाएगा। मादुरो के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्टेल दे लॉस सोलोस को, जिसे वह सीधे तौर पर मादुरो से जुड़ा हुआ मानता है, आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कार्टेल ऑफ द सन्स शब्द 1990 से वेनेजुएला के उन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए है जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी से अमीर बनने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी ने मादुरो के परिवार और वे समुद्री नेटवर्क्स पर नए प्रतिबंध लगाए जो वेनेजुएला के तेल निर्यात को आसान बनाते हैं, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा। वॉशिंगटन ने मादुरो के 3 भतीजों, 6 वेनेजुएलाई तेल टैंकरों और संबंधित शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की, जिससे शासन पर दबाव बढ़ा। इन उपायों के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में रखी किसी भी संपत्ति या वित्तीय संपत्ति जैसे बैंक खाते, रियल एस्टेट या अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से गुजरने वाले फंड्स तक पहुंचने से रोक दिया गया है। अमेरिकी कंपनियों या नागरिकों को प्रतिबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं से व्यापार करने पर दंड और कानूनी कार्रवाई का जोखिम होता है। प्रतिबंध उन कंपनियों पर भी लागू हैं जिनमें 50% या अधिक हिस्सेदारी सीधे या परोक्ष रूप से प्रतिबंधित व्यक्तियों की है, चाहे उनका नाम न लिया गया हो। नार्को भतीजों के अलावा फ्रैंकी फ्लोरेस, कारोस फ्लोरेस, इफ्रेम कैंपो और पनामा के व्यवसायी जेरामोन कर्रातेरो पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, जो मादुरो के साथ पेट्रोलियम व्यापार में शामिल हैं। और वर्तमान में शेवरॉन वेनेजुएला में सक्रिय एकमात्र अमेरिकी तेल उत्पादक कंपनी बनी हुई है, जो 2022 में पहली बार दी गई और बाद में ट्रंप प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई एक विशेष लाइसेंस के तहत काम कर रही है। पीडीवीएसए के साथ साझेदारी करते हुए शेवरॉन वेनेजुएला के तेल उत्पादन का करीब 5वां हिस्सा करता है और अक्टूबर में 1,28,000 बैरल प्रतिदिन से नवंबर में 1,50,000 बैरल प्रतिदिन तक शिपमेंट बढ़ा दी। जैसे ही यह पीडीवीएसए द्वारा बकाया बिलों में बकाया अरबों डॉलर की वसूली और संपत्ति जब्ती को पास करने की कोशिश करता है। एक विमान वाहक पोत कैरेबियन में तैनात कर ड्रग कार्टेल्स पर घातक हमले किए गए। ट्रंप ने वेनेजुएला से ड्रग तस्करी को जल्द निशाना बनाने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस इन कार्रवाइयों को अमेरिका में अवैध ड्रग्स रोकने के लिए जरूरी बताता है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना है, और इससे विश्लेषकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या मादुरो को अंततः सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा या वह संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने की कोशिश करेंगे, भले ही उन्हें रूस और चीन से कोई ठोस सैन्य समर्थन नहीं मिल रहा है।